नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बिल वापस लिए जाने के बाद जिले के किसानों ने जोरों शोरों से मनाया जश्न। होटल ग्रैंड एम्पिरिया में आइटा वार्षिक सभा का किया गया आयोजन। इस आयोजन में टेनिस के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। दुर्ग जिले के सिंधी कॉलोनी के गुरुद्वारा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु नानक जी की जयंती, जहां काफी संख्या में सिख भाइयों ने गुरु पर्व की दी बधाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून बिल वापस लिए जाने से किसानों में दिखी खुशी की लहर। शहर भर मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिल कानून वापस लेने के बाद दुर्ग जिले के किसानों ने अपनी जीत की खुशी जाहिर करते हुए लोगों को मिठाइयां बांटी। सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसीलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। इस पर किसानों का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। किसान संगठनों की बैठक कल होगी, जिसमें रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। वहीं तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात सामने आने के बाद किसानों ने फटाखा फोड़े, मिठाई बांटी, खुशियां मनाई, जिसे लेकर आज दुर्ग जिले के किसान शहर के जय स्तंभ चौक में इकट्ठे हुए और किसानों ने इस बिल की वापसी के खबर के बाद खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। किसानों ने कहा कि यह किसानों की जीत है। लंबी लड़ाई के बाद किसानों को यह कामयाबी मिली है। इस लड़ाई में कई किसानों की जान भी गई और किसानों ने अपनी पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ा और केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए ये बात जरूर कहा है और देखे होंगे आप, उन्होंने कहा है कि मैं भारी मन से, बहुत दुखी मन से ये बोल रहा हूँ कि जो 3 कृषि कानून है उसको वापस ले रहा हूँ, क्योंकि देशवासियों को मैं समझा नहीं सका। उनका शब्द पहले शब्द था ये, क्योंकि कृषि कानून तो किसानों के हित में था, नो डाउट, लेकिन जो साल भर से आंदोलन चल रहा था, मुझे लग रहा है उस आंदोलन में कुछ किसान भी और लोग परेशान हो रहे थे, आम जनता परेशान हो रही थी। उसको लेकर के उन्होंने कृषि कानून को वापस किया है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि वापस दिया है तो कुछ सोच समझ के ही वापस दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि ये तीनों कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून बिल विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, जहाँ राजनीति करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, इस बिल का विरोध करते हुए उन्होंने इनको वापस किया, यहाँ से प्रस्ताव पारित करके। मैं नहीं मानता कि इसको वापस करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य में लागू ही नहीं किया। जिस कानून को आज हम पूरे प्रदेश में, देश में लागू नहीं कर पाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए स्थगित रखा था, आज उसके बावजूद ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान नहीं थे। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कठोर निर्णय लिया है कि बुझे मन से उन्होंने ये कहा है कि हम किसानों को नहीं समझा पाए, क्योंकि जनता की जो तकलीफ थी, इन्होंने रास्ता ब्लॉक तीनों जगह कर दिए थे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड एम्पिरिया में आइटा की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक से पूर्व टेनिस खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। आइटा के अध्यक्ष अनिल जैन ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की कार्यों की सराहना करते हुए दिल खोल के तारीफ की। होटल ग्रैंड एम्पिरिया में आइटा के अध्यक्ष अनिल जैन, एशियन टेनिस फेडरेशन अध्यक्ष अनिल खन्ना, आइटा महासचिव अनिल धुप्पर और छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में वार्षिक बैठक होने से पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। यह पहली बार दिल्ली और बड़े शहरों के बाद टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के विशेष प्रयास हुआ। इस दौरान इस बैठक में दिव्यांगजनों के लिए मैच करवाने समेत प्रतियोगिताएं करवाने पर चर्चा की गई। इसके बाद खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया गया, जिसका सम्मान टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा,
IFS संजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी ने ग्रहण किया। इसके बाद गुरुचरण सिंह होरा को सभी अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्रैंड एम्पिरिया का हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी ने महासचिव होरा के कार्यों की सराहना की। होरा से स्मृति चिन्ह उठाकर सबका अभिवादन किया। सम्मान समारोह के मौके पर आइटा के अध्यक्ष अनिल जैन, एशियन टेनिस फेडरेशन अध्यक्ष अनिल खन्ना के साथ अनिल धुप्पर ने गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। अनिल जैन, अनिल खन्ना और अनिल धुप्पर ने बताया कि महासचिव होरा ने टेनिस को एक नया मुकाम दिया है। वे अपने कार्यों से बहुत आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने अपने भाषण के दौरान महासचिव होरा के तारीफों के पुल बांधते रहे और गुरुचरण सिंह होरा सबका हाथ जोड़कर अभिवादन करते रहे। आज छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन ने पहली बार रायपुर में ऑल इंडिया बॉडी की एक्स्ट्रा जनरल बॉडी और कल एनुअल जनरल बॉडी होने का होस्ट करने का ये सौभाग्य मिला है। इस मीटिंग में देश के कोने कोने से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एसोसिएशन है, उनके पदाधिकारी आ रहे हैं। कई लोग आ चुके हैं और सबको ये बहुत प्राउड फील होता है कि एक स्टेट जो सबसे बाद में एफिलेटेड यूनिट बना, उसने इतनी बड़ी जवाबदारी एक टेनिस मीटिंग करने का अपने ऊपर लिया। इन मीटिंगों में बहुत अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं कि इस देश में टेनिस की जो प्रमोशन है वो कैसे की जाए, डेवलपमेंट कैसे की जाए, कौन कौन से उभरते खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जाए और इस तरह से फ्यूचर ऑफ इंडिया टेनिस में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, उसको किस रास्ते से कोचिंग, टूर्नामेंट, कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, ये सब चीज़ें इन मीटिंग में होती है। तो मेरे हिसाब से ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और देश के भविष्य को एक आगे ले जाने के लिए बहुत ही अहम कदम मैं इसको मानता हूँ। थैंक यू। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग और AGM रायपुर में पहली बार ऑल इंडिया की हो रही है और इसका पूरा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री श्री बाघेल साहब को, जो हमारे अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ टेनिस के और जो सेक्रेटरी जनरल है गुरुचरण सिंह होरा, इनके ऊपर जाता है। बिकॉज इनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ने बहुत प्रोग्रेस की है टेनिस के लिए और आज यही डिस्कस हुआ। हमने एक्नॉलेज भी किया कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होरा जी ने और बघेल साहब के नेतृत्व में बना है और हम आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स और जूनियर इंटर स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स होंगे और यहाँ के बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक मीटिंग ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की पीरियडिकल मीटिंग होती है और आज एग्जीक्यूटिव की ये मीटिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है। कोविड पेंडेमिक के बाद, कोविड की इस महामारी के बाद देश में सब तरह की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं और हमने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अपने टूर्नामेंट्स भी बढ़ाए हैं इतने जिससे कि खिलाड़ियों का खेल ना रुके और हमने अपनी मीटिंग भी दिल्ली के बाहर की है। मुझे लगता है कि पहली ऐसी नेशनल फेडरेशन है जिसने इस तरह की मीटिंग अभी बाहर करना प्रारंभ किया है और हमने तय किया है कि हम आगे से अगर, क्योंकि ज़्यादातर मीटिंग्स ये दिल्ली में होती थी, अब एक मीटिंग बाहर हो, फिर दिल्ली में हो, फिर बाहर हो, ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में हम कोशिश करेंगे ये मीटिंग्स हो। उसका फ़ायदा जिस स्टेट में मीटिंग होती है वहाँ के खिलाड़ियों में, वहाँ की एसोसिएशन में और वहाँ के लोगों में खेल के प्रति जागरूकता और लगाव बढ़ता है और वहाँ का खेल का स्तर भी ऊंचा होता है और कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको ऑल इंडिया बॉडी दूर करने की भी कोशिश करती है। इसलिए स्टेट्स में ये इस तरह की मीटिंग होना अच्छी बात है। उनका आदेश था प्रोग्राम शुरू करिए और अतिथियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दी। एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का सवाल है, मैं RK खन्ना साहब, जो कि हमारे अनिल खन्ना जी के पिताश्री हुआ करते थे, 98-97 की बात है, तब से मैं हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले
अनिल दुप्पड़ जी के कारण हमको पहले ही मान्यता मिल गई। हमने पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ का गठन कर दिया 1998। और हमारे पास आज जितने खिलाड़ी बैठे हैं, बहुत गर्व के साथ कहूँगा कि हमारे पास जूनियर, सब जूनियर, अंडर 14, अंडर 16 के अलावा वेटरन्स में भी बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे पास आज खेल रहे हैं और हमारे क्लबों में टेनिस बहुत धुआंधार हो रहा है। और एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि IFS संजय शुक्ला जी बैठे हैं, काफी व्यवस्था के साथ बहुत सारे IAS ब्यूरोक्रेट्स भी हमारा टेनिस जो है बहुत संभल से बहुत अच्छे से खेलते हैं। सारी बिजी होने के बाद भी वो अपना टेनिस का वर्क नहीं छोड़कर टेनिस में सहयोग करते हैं। एक बार चाहूंगा संजय शुक्ला जी के लिए। संजय शुक्ला जी ऑल इंडिया फॉरेस्ट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं टेनिस के। अभिनंदन करता हूं। और अब हम चाहते हैं हमारे अतिथियों का हम लोग आज सम्मान समारोह रखे हैं, उनका सम्मानित करें और आगे की कार्रवाई के लिए मैं पुनः बहुत ज्यादा ना बोलते हूँ, आप सबको पहले तो बहुत तहे दिल से आभार करता हूँ। हमारे शॉर्ट नोटिस पे आज इस सम्मान समारोह में आप लोग उपस्थित हुए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय जय। दुर्ग के सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया गया। हजारों की संख्या में सिख एवं अन्य समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने भंडारा ग्रहण किया। इस पर्व के अवसर पर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे गुरुद्वारा समिति के पदाधिकारियों ने कुछ इस तरह से बताया। आज हमारे धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव दिहाड़ा है, जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ समूह साध संगत के सहयोग के साथ मनाया जा रहा है। ये हर साल मनाया जाता था, पर ये आज हमारा सौभाग्य का दिन है कि 2 साल बाद, कोविड के महामारी के बाद, ये 2 साल के बाद मनाया जा रहा है। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि आज सभी संगत में बहुत एकदम खुशी की लहर है कि आज 2 साल बाद ये पर्व मनाने का अवसर मिला है। हमारे धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ये एक सीख दी थी कि कोई भी मनुष्य खाली पेट नहीं सोना चाहिए, और यही एक सिख समाज, पूरा सिख समाज मिलके ये एक साब रखता है और एक ये कोशिश करता है कि यहाँ से गुरुद्वारे के घर से कोई भी खाली पेट ना जाए। यही सीख हमें दी गई है और यही सीख का हम पालन करते हैं, पूरा सिख समाज और हमारा पूरा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग से। पूरे दुर्ग शहर को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लख लख बधाइयाँ। गुरु नानक देव जी का एक मूल उपदेश था जो वो सबको देते थे। पहला, किर्त करो, मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमाएं और नाम जपें, उस ईश्वर को सदा याद रखें जिस ईश्वर ने हमें इस सृष्टि में सब कुछ दिया है। तीसरा, वंड छको, जो भी हमको गुरु जी ने दिया हुआ है, जो भी हमको संसार से मिला है, उसे हम बांट कर खाएँ। यह संदेश गुरु नानक देव जी का जो हमको दिया हुआ है, इसीलिए इसी संदेश पर चलते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हम सभी का जितनी भी संगत आई है, सिंधी समाज, सिख समाज, गुजराती समाज, हम सब का स्वागत करते हैं। और गुरु नानक देव जी का संदेश जो समूची मानवता के लिए संदेश था, उस संदेश को कायम रखते हुए गुरु सिंह सभा आप सभी का स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद किसानों में खुशी की लहर देखी गई। प्रदेश किसान कांग्रेस भिलाई जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी ने भिलाई के सुपेला स्थित गदा चौक पर खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस को, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो माननीय मोहन मरकाम जी है, उनके नेतृत्व में हम लोग 3 कृषि बिलों के लिए लगातार संघर्ष किया। क्योंकि मैं पूर्व में अभी प्रदेश में महामंत्री था और दुर्ग जिले का प्रभारी भी था, तो मैंने दुर्ग जिला में एक एक जगह घूम कर, एक एक गांव घूम कर, एक एक लोगों के पास जा कर जो केंद्र की सरकार के द्वारा जो 3 कृषि बिल लाए गए थे, जो बिल्कुल संपूर्ण राष्ट्र विरोधी थे, किसान विरोधी थे, जन विरोधी थे, तो उनको लेकर हमने सघन हस्ताक्षर अभियान किया। और इनका कुशल नेतृत्व हमारे माननीय चंद्रशेखर शुक्ला जी उस वक्त अपने प्रदेश के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष है, और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इस लड़ाई को हमें लड़नी है, क्योंकि ये जन विरोधी है
किसान विरोधी है, हमारे अन्नदाताओं को पेट पे लात लगने वाला ऐसे काले कानून है, जिस कानून को लेकर हमें समाप्त कराना है और आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लड़नी है। और चूंकि मैं उस वक्त दुर्ग जिला प्रभारी था छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का, उस वक्त मैं दुर्ग जिला प्रभारी था और महासचिव प्रदेश में था, तो मैं एक एक गांव एक एक लोगों से मिला, मंडी में जाकर लोगों के घर घर जाकर 1 लाख हस्ताक्षर अभियान करने का रिकॉर्ड हरिओम सोनी दुर्ग जिला प्रभारी के नाम से है और छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के नाम से। हमने इनकी बहुत लड़ाई लड़ी, भूखे प्यासे इनकी लड़ाई लड़ी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों को दिखाना चाहता हूं। एक बार मैं चाहूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे किसान कांग्रेस के भाई बहनों को आप दिखाएं, जो लगातार हरिओम भैया जिंदाबाद, हरिओम भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद। उसके बाद हम लोगों ने लड़ाई को लड़ी। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, केंद्र की सरकार ने आनन फानन को इस बिल को लेकर आया। किसी भी हमारे देश में 170 किसी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय है, किसी का उन्हें एक बार पूछा नहीं, किसी का सहयोग नहीं लिया, किसी का सहमति नहीं ली। और 29 राज्यों में कभी भी केंद्र शासित ने कभी नहीं पूछा, केंद्र की सरकार ने कभी नहीं पूछा इस बिल को लाने के लिए। आज केंद्र सरकार की सारी हैकड़ी निकल गई और आप देखेंगे 1 साल तक, आज 1 साल तक पूरे देश में किसान आंदोलन हुए, उसमें लगभग 700 से ज़्यादा हमारे किसान भाई बहन शहादत हुए, उनको मैं नमन करता हूं। और आज क्योंकि हमारे गुरुओं का प्रकाश पर्व भी है, गुरु पर्व भी है, मैं पूरे प्रदेशवासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का मैं भिलाई जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी की ओर से पूरा प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को गुरु पर्व की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। दुर्ग नगर निगम में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। वहीं सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते हुए असिस्टेंट इंजीनियर का वीडियो सामने आया है। नगर निगम दुर्ग में रिश्वतखोरी का एक मामला स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से सामने आया है। आरोप है कि निगम में पदस्थ एक असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा सिक्योरिटी रकम वापस लिए जाने के एवज में संबंधित ठेकेदार से 5,000 रुपए की रकम की मांग की गई थी। इस मांग की पूर्ति करते समय संबंधित द्वारा इसका लाइव वीडियो बना लिया, जिसके वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। वीडियो में असिस्टेंट इंजीनियर बीपी मिश्रा रिलीज रकम के 1% की मांग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। साथ ही ली गई रकम को शर्ट के जेब में रखते दिख रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित ठेकेदार व भाजयुमो नेता रितेश शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा वर्ष 2017 में दुर्ग निगम के लोक कर्म विभाग द्वारा काम निकाला गया था। यह काम उन्होंने पूरा किया था। इस काम के एवज में विभाग ने सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी एसडी और पीजी की राशि जमा थी, जिसे रिलीज करने के लिए दुर्ग निगम के असिस्टेंट इंजीनियर बीपी मिश्रा द्वारा बतौर रिश्वत लगातार रकम की मांग की जा रही थी। वहीं रकम के लिए बार बार फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर रिश्वतखोरी के इस मामले का पर्दाफाश किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्ग निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई जिम्मेदारों द्वारा नहीं की जा रही है। मामला शुरुआत का ऐसा है कि सन 2017 में मेरे द्वारा लोक कर्म विभाग से काम निकला हुआ था दुर्ग नगर निगम में। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, काम लिया था, काम किया, काम ख़त्म हो गया। काम ख़त्म होने के बाद आज 3 वर्ष पूरे होने के बाद एसडी और पीजी का पैसा निकलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी का पैसा निकलता है। उस पैसे को रिलीज़ करवाने के लिए के एवज में रिश्वत के तौर पे बीपी मिश्रा द्वारा, जो नगर निगम में, दुर्ग नगर निगम में अभी एई के पद में पदस्थ है, मेरे से पैसा मांगा गया। इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया था मेरे को उस पैसे के लिए, मैं हताश हो गया था। मुझे उनको जा कर के वो रिश्वत का पैसा देना पड़ा। 5,000 रुपये के मांग के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया और मैं 5,000 रुपये उनको ले जा कर के दिया। और वो मेरे द्वारा एक वीडियो उनके स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया, जो अभी वर्तमान में वायरल हो रहा है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि दुर्ग नगर निगम का में इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, वो किसकी वजह से, क्या किसकी संरक्षण में है? क्या महापौर जी का संरक्षण है इसमें? क्या विधायक जी का है या आयुक्त महोदय का है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। दुर्ग नगर निगम के भोले भाले लोगों को अपना काम करवाने के लिए आज जब तक आप दुर्ग नगर निगम में पैसा नहीं छोड़ोगे, पैसे नहीं पहुंचाओगे, तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी से, आयुक्त महोदय से और
जिला कलेक्टर महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ एक कार्रवाई हो, एक ऐसा संदेश हो कि आने वाले समय में अगर यदि कोई अधिकारी ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई कृत्य करने से पहले भी उसकी रूह कांप जाए। उन्होंने सवाल किया है कि भ्रष्टाचार विधायक, महापौर अथवा निगम आयुक्त किसके संरक्षण में चल रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने निगम आयुक्त, कलेक्टर, नगरीय प्रशासन मंत्री तथा मुख्यमंत्री से रिश्वतखोरी के इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। गुरु नानक देव जी का एक किस्सा मुझे याद आता है जिसने मेरी जिंदगी बदली है, हो सकता है कि आपकी भी बदल जाए। हुआ ऐसा था कि एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध आदमी, अमीर आदमी, उसको ऐसा लगा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए और वो गुरु बनाने के लिए पूरा भ्रमण कर रहा था, पूरी दुनिया घुमा। उसको ये पता चला कि एक गुरु नानक देव जी भी हैं, उनकी सभा में पहुंचता है। वो सभा खत्म होने के बाद गुरु नानक देव जी से मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि मैंने पूरा दुनिया घूमी है और मेरे को कोई प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन आप प्रभावित कर पाए। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग के गुरु कौन होते हैं, आपके गुरु कौन हैं? तो वो गुरु नानक देव जी हंस देते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे गुरु आप हो। मेरे गुरु ये परिस्थितियां हैं, ये कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हैं मेरे गुरु। गुरु हमारे सभी सराउंडिंग में है, पूरे आसपास ही है, लेकिन मेन गुरु बनाना नहीं होता, मेन शिष्य बनना होता है। शिष्य शब्द से ही सिख बनता है।
एक सच्चा शिष्य बनने के लिए, एक सच्चा सिख बनने के लिए किसी के ऊपर आस्था जतानी पड़ती है, किसी पर विश्वास जताना पड़ता है, जो कि हमारा गुरु नानक देव जी के बहुत अटूट विश्वास है। गुरु नानक देव जी की इस 552वीं जयंती के हम आपको लख लख बधाइयां देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु नानक जयंती एवं प्रकाश पर्व के अवसर पर SBS हॉस्पिटल का शुभारंभ भिलाई के पावर हाउस में किया गया। प्रकाश पर्व के दिन हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर व समाज सेवी इंद्रजीत सिंह छोटू की माता कुलवंत कौर एवं दादी के कर कमलों से आज शुभारंभ हुआ। समाज सेवी व हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोटू ने कहा, इस अस्पताल में 25 बेड व 5 ICU बेड की सुविधा के साथ ही अस्पताल में लेबर रूम, लेबर OT की सुविधा के साथ ही फार्मेसी, लैब की सुविधा भी इस अस्पताल में दी गई है। साथ ही इस अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन श्लोकों के साथ स्वास्थ्य आपका, जिम्मेदारी हमारी। आज इस शुभ अवसर पर अस्पताल चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल खोलने का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब जनता को निःशुल्क इलाज कराना प्राथमिकता रहेगा। हमने नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे ये तर्ज पे हॉस्पिटल खोला है और हमारा थीम है कि आपका स्वास्थ्य जिम्मेदारी हमारी। मतलब आप यहाँ आए तो उसके बाद पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हमारे पास ऑर्थो है, गायनेकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मेडिकल की फैसिलिटी है, एम्बुलेंस फैसिलिटी है। हमने कैंटीन की फैसिलिटी रखी है। यहाँ पे किसी भी पेशेंट को बाहर से खाना लाने की ना मंगाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ खाना फ्री है हर पेशेंट के लिए। खोलने का उद्देश्य क्या है? खोलने का उद्देश्य मानव सेवा, जन सेवा। मतलब जो कोविड के टाइम में हमने देखा, जो लोगों को प्रॉब्लम्स आई, लोग परेशान हुए, उसके बाद से ये भावना जागी कि भाई लोगों का सेवा करनी चाहिए और जितना हो सके हम उतना कर सकें। तो उसी उद्देश्य से खोला है हॉस्पिटल। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव जिले के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में श्रद्धालुओं ने सूर्योदय से पूर्व आस्था की डुबकी लगाई और दीप दान कर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कार्तिक महीना को अति शुभ माना गया है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी तालाबों में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में तड़के ही श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान कर दीपदान किया और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर शिवनाथ नदी का स्थल मनोरम दिखाई दे रहा था। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने कहा कि आज के दिन दीपदान करने से पुण्य के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं ने कहा कि बीते वर्ष कोरोना के चलते नदी तक नहीं पहुंच पाए थे, अब कोरोना नहीं आने चाहिए, इसकी कामना भी हमने की है। 2 साल से अभी ये तो बंद था है ना, कोरोना काल के चलते, तो आई विश कि आगे ऐसा कोरोना काल ना हो। मैं अपने फैमिली के साथ आई हूँ मैं घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा आज का नज़ारा देख के। मैं तो शुरू से आ रही, बचपन से ही। मिस कोरोना के कारण अभी बंद था, लेकिन इस साल हुआ है, पूर्ण मिला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मिस अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया है और मिस यहाँ पे आके बड़ा मन प्रसन्न लगता है। कहाँ से है? नागपुर से है। विशेष इसी के लिए? यस, हाँ विशेष। बीते वर्ष कोविड-19 को देखते हुए प्रशासन ने मोहरा मेला पर रोक लगा दिया था। इस वर्ष आयोजनों में छूट मिलने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवनाथ नदी में पहुंचकर श्रद्धा भक्ति के साथ कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया। छत्तीसगढ़ में इस दिन की पुण्य मेला के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी तालाबों में स्नान, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की, जिसके बाद राजनांदगांव जिले में किसानों में हर्ष का माहौल देखा गया। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून को काला कानून बताते हुए किसान लगातार इस कानून को वापस लेने केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही थी।
इस बीच किसानों के साथ सरकार की कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत पर भी हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद किसान दिल्ली के सरहद पर आंदोलन करते हुए लगभग 1 वर्षों से डटे हुए थे और इस आंदोलन की आंच पूरे देश में दिखाई दे रही थी। कृषि कानून को वापस लेने किए जा रहे इस आंदोलन में कई किसानों की मौत भी हुई। लगातार कृषि कानून को वापस लेने राजनांदगांव में भी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे किसानों के लिए गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पर और कार्तिक पूर्णिमा का अवसर शुभ संदेश लेकर आया। आज सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि कृषि कानून को लेकर हम किसानों को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद राजनांदगांव में आंदोलनरत किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े और जमकर उत्साह मनाया। इस दौरान राजनांदगांव जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने इस जीत को संघर्ष, सच्चाई और बलिदान की जीत बताते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन ने सरकार को झुकने में मजबूर कर दिया और उन्होंने कहा कि यह जीत लोकतंत्र की जीत है। पूरे देश को बधाई देना चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश से माफ़ी मांगते हुए 3 काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। ये किसान आंदोलन के लगातार संघर्ष के साथ साथ पूरे देश के जनता की जीत है और उनका जो माफ़ीनामा है वो पूरा देश सिर्फ ऐसे ही स्वीकार नहीं करने वाला है। अभी तो प्रधानमंत्री जी लखीमपुर के हत्या के दोषी आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनको वापस कीजिए, समर्थन मूल्य गारंटी की बात है उस पर कुछ बोलिए, मज़दूरों के कानून के लिए श्रम कोड के बारे में कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर के किसानों और आम जनता की ओर से आपको माफ़ी के बारे में विचार हो पाएगा। ये इतने किसानों की शहादत आखिर क्यों हुई? आपने माफ़ी तो मांगी लेकिन थोड़ा सा अफसोस उनके बारे में भी जाहिर करना चाहिए था, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानून को वापस लिए जाने से किसानों का एक बड़ा आंदोलन खत्म हुआ है, लेकिन अब भी किसानों को समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू होने का इंतजार है। कृषि कानून वापस लिए जाने से जिले के किसानों ने विभिन्न किसानों संगठन का आभार जताया है और कहा कि यह आने वाले सरकार के लिए एक संदेश होगा कि जनमत के खिलाफ तानाशाही रवैया अख्तियार किया जाएगा तो जनता हमेशा सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शिवनाथ नदी किनारे 16वीं शताब्दी के विष्णु चतुर्भुजी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर काफी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ विशेष रूप से मेले का आयोजन किया जाता है। 16वीं शताब्दी का प्राचीन विष्णु मंदिर जो 16 स्तंभों से बना हुआ है, देख रेख के अभाव में इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ शासन प्रशासन के अलावा पुरातत्व विभाग की देखरेख की जरूरत है। वहीं अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में काले कलर का ग्रेनाइट पत्थर से बना भगवान विष्णु की मूर्ति है। एक तरफ प्रयागराज इलाहाबाद में तो दूसरी तरफ तितुर घाट में भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। मान्यता के अनुसार 16वीं शताब्दी के गोड़ राजा धमदागढ़ के विरासत के समय इस मंदिर का निर्माण कराया था। धमदा राज किला से महज 5 किलोमीटर तितुर घाट में यहाँ चतुर्भुजी मंदिर का निर्माण हुआ है। तितुर घाट में शिवनाथ नदी किनारे तितुर नाम का पक्षी का बसेरा रहता था। राजा यहाँ शिकार करने आते थे। किले के द्वार से सुरंग द्वार से पूजा आराधना भी किया करते थे। ठीक मंदिर के सामने भंवर नाम की माता है। इनके बताए शिवनाथ नदी किनारे कितने भी बढ़ जाए तो यह मूर्ति तक पानी नहीं पहुँच पाता। सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर के आसपास छोटा सा गांव था। अधिक बाढ़ आ जाने से यह गांव 2-3 किलोमीटर दूर जाकर बस गया, जिसका नाम तितुर घाट रखा गया है। भगवान विष्णु स्वयं भू प्रकट हुए हैं। आदिवासी गोंड राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। वहीं यहाँ माघ पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु धमदा नगर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से दर्शन लाभ लेने आते हैं। यह मंदिर में भगवान विष्णु के अलावा महालक्ष्मी, राम लक्ष्मण, सीता की मूर्ति विराजमान है। वही लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन इस मंदिर पर बढ़ती जा रही है। इस मंदिर की महत्ता लोग अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरह से बताते हैं।
यहाँ पे पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ जो धमधा में राजा थे, जब उन्होंने शिकार करने के लिए यहाँ उपस्थित होते थे तो उसको नदी में जब उन्होंने शिकार करना चाहा मछली का, तो उसको उसमें जो है मछली की जगह जो चिड़िया पक्षी होता है वो आया और उसने, जहाँ मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो इस मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया है और ये जो है जो भोरम देव और खजुराहो जो 12वीं शताब्दी का है ये मंदिर। इसमें जो कहते हैं कि 6 मसीह रात में बनाया गया है और यह 16 स्तंभ का निर्मित मंदिर है और ये जो मूर्ति है प्रस्तर से निर्मित है। जब से हमारा शादी हुआ ना तब से यहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ हम लोग प्रति वर्ष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ हम लोग सेवा देने आते हैं। और यहाँ से मतलब रिलेटेड वही किंवदंती है कि मतलब पुराना जो गौड़ राजन का जो शासन था तो वहाँ से सुरंग से होते हुए यहाँ मंदिर का पूजा करने के लिए आते थे और उन्हीं लोग का ये सब निर्मित है। और इसे क्या बोलते हैं, फिर समिति के माध्यम से थोड़ा इसमें नक्काशी वगैरह जो था ना उसको हटा के मतलब किया गया है। बालोद जिले के बीते 5 माह से मध्याह्न भोजन संचालन करने वाली समूह की महिलाओं को सामग्री की राशि नहीं मिल रही, जिसे लेकर समूह की महिला ने प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। दरअसल मध्याह्न भोजन खरीदने और उसका संचालन करने की जिम्मेदारी सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक छात्र के पीछे निर्धारित राशि के हिसाब से समूह की महिलाओं को पैसा दिया जाता है, लेकिन बीते 5 माह से जिले में समूह की महिलाओं को यह राशि जारी नहीं किया गया, जिसके चलते समूह की महिलाएं दुकानदारों के कर्ज में डूब गए और आगे संचालन करना भी मुश्किल हो रहे हैं। वही राशि दिलाने की मांग को लेकर कई बार अधिकारी और ऑफिस के चक्कर लगा चुके, बावजूद उनकी राशि उन्हें अब तक नहीं मिल पाई। ऐसे में परेशान समूह की महिलाओं ने जिला मुख्यालय मुख्य मार्ग में बैठ प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग ऑफिस में पहुंचे, आवेदन दिया। महिलाओं का आरोप है कि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी मैडम द्वारा मिलने का समय दिए जाने के बाद भी ऑफिस नहीं पहुंची, जिससे परेशान महिलाओं ने सोमवार तक राशि जारी नहीं करने पर मंगलवार को उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम दिए। हम लोगों को टाइम दिया गया था कि 11 बजे यहाँ आपसे मिलना है करके। जिला शिक्षा अधिकारी जी बोले थे कि 11 बजे आप आ जाना, हम लोग आपसे मिलेंगे करके। हम लोग यहाँ दिन भर देखे, वो उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो हम लोग डीओ सर को कागज़ दिए हैं कि हम लोगों का पैसा अगर खाते में आ जाता है सोमवार तक, तब तो हम लोग चलाएंगे, वरना मंगलवार को धरना पड़ता है। वहीं एक सप्ताह पहले जब स्व सहायता समूह की महिलाओं ने राशि दिलाने की मांग को लेकर ऑफिस पहुंची थी, तब तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं वर्तमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा था कि विभाग के पास जो राशि थी उन्हें राज्य सरकार वापस मंगवा ली है और वर्तमान उनके पास कोई राशि नहीं है, जिसके चलते स्व सहायता समूह की महिलाओं को भुगतान नहीं किया गया। राज्य से एक आदेश आया था कि 0 बैलेंस करना था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश है, PFF एक योजना है, इसके तहत ही आगे क्रय विक्रय होगी, इसलिए नया खाता खोला गया और इसके चलते जितने भी राशि थे हमारे पास उसको वापसी मंगाया गया, जो आज के डेट में हमारे पास कोई राशि नहीं है। जिसके चलते वो 4 महीने से जो वेतन उनको देना था वो नहीं दे पा रहे। राज्य सरकार से जैसे ही आएगा वो दे दिया जाएगा। सर, इनका कहना है कि भी 1 हफ्ते तक उसका शासन दिए, इसके बाद अगर नहीं होंगे, मांग पूरा नहीं होगा तो हम कार्य नहीं किया जाएगा। देखिए, मेरे को समय लेना जरूरी है इस विषय पे, या पत्र व्यवहार करूंगा या कलेक्टर महोदय से सहमति लेना पड़ेगा कि कहां से बजट दिया जा सके, इसीलिए मैंने 1 हफ्ता समय मांगा है। जिला प्रशासन पर उठे सवाल। बीते दिनों जिला शिक्षा अधिकारी का तबादला होने के बाद गुरूर SDM रश्मि वर्मा को डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की नोडल के साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी की भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके चलते अधिकारी ऑफिस में समय नहीं दे रहे और जरूरतमंद लगातार ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर हैं। क्या प्रशासन को जिला शिक्षा अधिकारी का मान देने कोई और योग्य नहीं मिला? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
नक्सल से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को सड़क सहित विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन ग्रामीणों को सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ बालोद जिला के वानांचल में स्थित ग्राम पंचायत नलकसा का आश्रित गांव हिड़कापार, कभी इस गांव में लाल आतंक का मौजूदगी हुआ करता था। प्रशासन द्वारा जिले को नक्सल मुक्त किए जाने के बाद मुक्ति तो मिल गया, पर आज भी इस गांव के ग्रामीणों को उनकी समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पाई। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या एकमात्र जंगल से होकर जाने वाली पथरीले व उबड़-खाबड़ रास्ते हैं। इस रास्ते से होकर शासन द्वारा मिलने वाले खाद्य सामग्री लेने अपने मूल पंचायत 12 किलोमीटर दूर नलकसा जाना पड़ता है और महीने के एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार चक्कर काटने के बाद ही मिलता है। वहीं स्वास्थ्य और मूलभूत सामानों के लिए 15 किलोमीटर दूर दल्ली या डोंडी पर निर्भर होना पड़ता है। तो प्राइमरी के बाद उच्च शिक्षा के लिए 12 किलोमीटर दूर कोटा गांव या दीगर शहर जाना रुक करते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने दूसरे शहर या गांव अपने परिजनों के यहाँ भेज करवाते हैं। ग्रामीणों की माने तो प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, पर उन्हें आज तक बस आश्वासन ही मिल पाया। हमारा रोड के बारे में कलेक्टर तक गए हैं, 2 बार हो गए, तो कलेक्टर बोले भी है कि बन जाएगी के, तो हमला आ जाए तो बहुत तकलीफ पड़ती है। और करीबन मेन रोड से तो हम 3-5 किलोमीटर मान के चलो हमारे गांव तक। तो सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे रोड के, और राशन बर जाता तो फिर रोडेज की प्रॉब्लम है। और उसके बाद भी फिर अभी आऊ जाना है कलेक्टर के पास। राशन लेबर जाते हो कितने किलोमीटर पड़ता है? 12 किलोमीटर पड़ जाती है यहाँ से। 12 किलोमीटर राशन ले जाता हूँ तो राशन तो मिले बार, और कोई में मिले भी नहीं, मतलब 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जाल लगते हैं। सर यहाँ से हम लोग 10 लोग जाते हैं पढ़ने, कोटा गाँव जाते हैं, करीबन 12 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ में सर रोड की समस्या ही होती है सर। इस समस्या बारिश के दिनों में कहीं बाढ़ आ जाता है सर, रास्ते खराब हो जाते हैं, पत्थर निकल जाते हैं और जंगल हो जाता है सर। अब भी बहुत ख़राब है सर रोड, रास्ते की प्रॉब्लम होती है सर यहाँ। नलकसा राशन पानी ले जाता है तब बहुत दूरिया है, 12 किलोमीटर है। अब हमला तो 2 दिन में 1 दिन में घर चाउर नहीं मिलते थे, 2 दिन का 3 दिन कट जाते। तो कहाँ चाहूँगी ये गांव मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए गांव में। अगर बा कबू मांग कर रहे हो? कर रहा था मांग तो करते छन फिर हम तो अबे नहीं करे, कहीं बा रोड बनिया है ना कहीं बनिया है। संज्ञान में आया है कि जनपद पंचायत डोंडी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नलकसा के आश्रित ग्राम हिड़कापार जो वनांचल क्षेत्र में बसा हुआ है, वहाँ आवागमन की कुछ समस्याएं बताई जा रही हैं और वहाँ राशन लेने के लिए ग्रामीणों को काफ़ी दूर तक आना पड़ता है। तो उसकी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए हमारा जो जनपद स्टाफ है कल वहाँ दौरा करेगा और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ करके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए सरकारी प्रक्रिया के अनुसार जल्द ही इसकी कार्रवाई करेगा। बारिश के दिनों में बारिश के पानी से रास्ते की मिट्टी बह जाने और चट्टान बाहर आ जाने से इस मार्ग में चलना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। बतला दें, इस गांव में लगभग 27 परिवार निवासरत हैं। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य दे नहीं सकते तो कम से कम एक अच्छे मार्ग देकर इनकी राह को आसान कर शासन मिलने वाली खाद्य सामग्री इस गांव में पहुंचाकर दिया जाए, ताकि ग्रामीणों को इन समस्याओं से जूझना ना पड़े। वहीं मामले में डोंडी जनपद सीओ ने प्रशासन की टीम गांव भेज जल्द ही नियम अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।